नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी और पत्रिका टीवी में आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उनके बारे में बता दूं कि उन्होंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की, जयपुर बेस्ड है लेकिन काम कर रहे हैं हॉलीवुड में। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद उन्होंने सीधा रुख किया हॉलीवुड की तरफ क्योंकि उनका इंटरेस्ट था म्यूज़िक और मूवी में, और सफलता हासिल की। कई मूवीज़ वो डायरेक्ट कर चुके हैं, कई मूवीज़ के प्रोड्यूसर भी हैं। तो खास मुलाकात करेंगे आदित्य ए पटवर्धन से। आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पे। थैंक यू सो मच राखी जी। बहुत इट्स मैटर ऑफ ऑनर कि यहाँ आने का अवसर मिला। जयपुर, सबसे पहले मैं जयपुर, क्योंकि आप जयपुर बेस्ड है, कितने टाइम बाद जयपुर आना हुआ है आपका, ये बताइए सबसे पहले। इस बार साल भर बाद हुआ है। मैं वैसे मैं साल में से 3 महीने 4 महीने जयपुर में मेरे निकलते हैं, लेकिन कोरोना के समय में 3 साल यहाँ नहीं था। तो जब मैं पिछले साल आया तो तब पहली बार ऐसा लगा कि इतने दिन दूर नहीं रहना चाहिए। तो अब मैं यही कोशिश करूँगा कि हर 8 महीने में एक चक्कर तो यहाँ का पक्का लगे। हिंदी आपकी, हालांकि आप इंडिया से हैं, जयपुर बेस्ड है, लेकिन आमतौर पे देखने में आता है कि जो बाहर चला गया हिंदी कम बोलना पसंद करते हैं। हिंदी इतनी स्ट्रांग भी नहीं होती जितनी आपकी, ऐसा कैसे? इस पे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करता हूँ मैं भाषा को लेके, क्योंकि क्या हुआ, इंग्लिश को लेके भी यही करनी पड़ी मुझे। क्योंकि बाहर जाके ऐसा नहीं था कि इंग्लिश में सिर्फ एक कॉन्वर्जेंट मतलब सोसाइटी में बात करने के लिए कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा था। तो एक्टर से बात करना है, चाइल्ड एक्टर से बात करनी है। वहाँ अगर मैं हिंदी इंग्लिश ठीक से नहीं बोलूँ, एक्टर पूछ ले क्या बोल रहा है, एक्सेंट ठीक नहीं है। तो भाषा पे बहुत काम करा इंग्लिश पे, और वो करते समय लगा कि मेरी हिंदी वीक हो रही है। लेकिन उससे एक आदत आ गई थी कि भाषा की मतलब खुद की मातृभाषा की आदत कैसे बनाए रख सकते हैं। तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी भारतीय लोगों से मिलूँ, अमेरिका में हूँ तो या फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, तो जितना हो सके हिंदी अच्छी बोलूँ, अपना शब्दकोश जितना मेंटेन रख सकता हूँ रखूँ। अब जैसे मेंटेन शब्द यूज़ कर लिया, इसकी जगह थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि हिंदी रेगुलरली बोलता रहूँ, टच में रहूँ भाषा के। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की आपने पढ़ाई की, फिर आप बॉलीवुड मूवी, ये कैसे, ये शुरुआत किस तरह से हुई थी, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, तो कंप्यूटर साइंस मैंने 2011 बैच की मैं पास आउट हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का। लेकिन फिल्म्स का शौक शुरुआत से ही था। तो मैंने पहले मैं ड्रम्स और तबला बजाया करता था कॉलेज में, बहुत सारी जगह मैंने ड्रम्स बजाया वगैरह, बैंड वगैरह चलाया अपना। तो पहले मन में था कि म्यूज़िक कंपोजर बनूंगा, म्यूज़िक डायरेक्टर बनूंगा। लेकिन कॉलेज में कहीं फिल्म मेकिंग में मज़ा आने लग गया, क्योंकि फोटोग्राफी अच्छी लगने लगी। फिर कभी स्टेज शो होस्ट कर लिए, तो ओवरऑल लगा कि फिल्म बनाने की नॉलेज थोड़ी सी इनेट अंडरस्टैंडिंग है। तो इंजीनियरिंग के समय ही कभी लगा कि एक बार इंजीनियरिंग कर लेता हूँ पूरी, उसके बाद आई ट्राई अ बिट, अगर थोड़ी सक्सेस मिलती है तो अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो इंजीनियरिंग के बाद मैंने लोकल जयपुर के बैंड्स थे या कुछ आर्टिस्टों को खुद ही ऑफर किया कि मेरे पास एक कैमरा है, आपका मैं म्यूज़िक वीडियो बनाता हूँ, आपका गाना रिलीज़ हो जाएगा, मेरा वीडियो रिलीज़ हो जाएगा। तो जब 2-3 गाने अच्छे चल गए, तो यहाँ के लोकल हमारे जयपुर के आर्टिस्ट हैं गौरव भट्ट, भट्ट घराने के, तो उनके साथ किए हुए हमारे गाने जब अच्छे चल गए, यूट्यूब पे व्यूज़ आ गए, पेपर में न्यूज़ आ गई, तो ऐसे लगा कि नहीं, फिल्म मेकिंग समझ आ रही है। तो इसके बाद निर्णय लिया कि लॉस एंजलिस जाके 8 महीने का फिल्म का कोर्स करता हूँ। अगर कोर्स के बाद काम मिल गया तो रुक जाएंगे, नहीं तो जयपुर आ जाएंगे। तो काम मिलता गया तो वहाँ रुक गया। अच्छा, ये जब चल रहा था आपको लगा कि मुझे काम डायरेक्शन आपने जैसे चेंज किया, तो जनरली पेरेंट्स का ये रहता है ना कि भाई बच्चा हमारा अब इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं तो सेम उसी प्रोफेशन में जाए, उसी फील्ड में जाए। आपके साथ क्या हुआ था जब आपने पेरेंट्स को ये सब बताया होगा कि मैं अपना चेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल डायरेक्शन चेंज हो रहा है आपका करियर का? तो फॉर्चुनेटली पेरेंट्स की तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, इनफैक्ट एनकरेजमेंट थी। लेकिन इतना हमेशा था, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो बैंड बनाओ, एंकरिंग करनी करो, फोटोग्राफी सब ठीक है, इंजीनियरिंग ढंग से पास कर लो, अच्छे नंबर ले आओ, तो जिस काम के लिए मैं कॉलेज गया वो काम पूरा हो। तो वो मैंने पूरा कर लिया था, इसलिए विद कॉन्फिडेंस आई कुड आस्क कि कैन आई स्विच इनटू फिल्म मेकिंग। और फिर स्विचिंग भी ऐसे की थी कि एक छोटा कोर्स करके देखूंगा, अगर सक्सेस मिलती है तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो आई विल कम बैक। क्योंकि फिल्म मेकिंग ऐसा है कि हमें लगता है आती है, लेकिन वो करने के बाद ही पता लगता है कि कैलिबर कितना है कितना नहीं। बट फॉर्चुनेटली सपोर्ट हमेशा से घर का था। तो यहाँ से जयपुर से सीधे आपने हॉलीवुड के लिए ट्राई किया या बीच में बॉलीवुड में भी आप कुछ टाइम रहे कुछ वहाँ, उसके बारे में तो शुरुआत जो हुई थी ना आपकी, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। तो बॉलीवुड में ऐसे मैंने काम कभी नहीं करा। मैं जाता रहता था मुंबई, कॉलेज के बाद के जो 2 साल थे जब मैं डिसीजन ले नहीं पा रहा था कि क्या करना है, मुंबई जाता रहता था कि किसी प्रोड्यूसर से मिल लूँ, किसी डायरेक्टर से मिल लूँ। वो काफ़ी मीटिंग्स हुई, काम कोई भी नहीं करा। काम मैंने सारा यहाँ पे म्यूज़िक वीडियो गौरव भट्ट के साथ, या हमारे एक दोस्त हैं हिरेन पंड्या जो बहुत अच्छे लेखक हैं, तो हिरेन लिखते थे, गौरव गाने बनाते थे और मैं शूट करता था। तो हमारी एक अच्छी टीम बन गई और म्यूज़िक वीडियो हर 2 महीने में एक गाना रिलीज़ कर रहे हैं। तो काम बेसिकली मैंने यही किया, और फिर सीधे मैं लॉस एंजलिस पढ़ने चला गया। तो बॉलीवुड में आपको क्या लग रहा है, स्ट्रगल था आपका ऐसा कि वहाँ काम नहीं मिल रहा था,
या किस मतलब उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मतलब ऑनेस्टली बोलूँ तो ऐसा कोई स्ट्रगल था नहीं, क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं मुंबई जाके 6 महीने रह रहा हूँ और मैं फिर वापस आया। मैं जब भी गया किसी न किसी डायरेक्टर से या प्रोड्यूसर से मिलने की, आपकी आने वाली फिल्म में मौका दे दें या कोई और जगह अवसर मिल जाए, तो वो कभी क्लिक हुआ नहीं और उस बीच यहाँ मेरे गाने बनते गए। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं स्ट्रगल करके फिर नहीं मिला इसलिए बाहर गया। मैंने निर्णय लिया कि बाहर जाके पढ़ता हूँ, 8 महीने बाद सीख के मुंबई आ जाऊँगा वापस, वहाँ काम मिल गया तो वहाँ रुक जाऊँगा, ऐसे था। फिर हॉलीवुड में शुरुआत आपकी किस तरह से हुई, वहाँ की आपका जर्नी कैसे शुरू किया आपने, उसके बारे में बताइए। तो स्कूल के बाद मैंने खुद की एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, रेड हाउस बाय द क्रॉस रोड्स नाम था। कांस में भी गई थी मूवी, काफ़ी फेस्टिवल्स में गई थी। एक जूइश परिवार की कहानी थी 1970 के पोलैंड की। तो मुझे हिस्टोरिकल या सोशो कल्चरल सब्जेक्ट खुद को पसंद है, तो उस तरह का मैंने रखा था। तो उसको अच्छे फेस्टिवल्स मिले, तो मुझे एक स्पेनिश टीवी पायलट ऑफर हुआ, तो वो डायरेक्ट कर लिया। फिर एक पोर्चुगीज़ मूवी मिली, शॉर्ट फिल्म थी, अ टच ऑफ ऑरोरा नाम की। उसकी जो एक्ट्रेस थी थायला अयाला, वो काफ़ी ब्राज़ील में प्रसिद्ध हैं, अच्छी लेवल की एक्ट्रेस हैं। तो वो करी, पोर्चुगीज़ लैंग्वेज थी, अच्छे अवार्ड्स मिल गए। तो एक वो नीश नाम बन गया कि मैं मल्टीपल लैंग्वेज डायरेक्ट कर लेता हूँ। तो पोर्चुगीज़ हो गई, स्पेनिश हो गई, इंग्लिश थी। तो ऐसे करते करते 2017 में पहली फीचर फिल्म मिली जो नोमैड रिवर नाम था, जो मैंने ही लिखी और डायरेक्ट करी। फिर एक कोरियन आर्ट मूवी मिली, फीचर फिल्म थी कोरियन भाषा में, जो हमने साउथ कोरिया में फिल्म करी। फिर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मिली जो अमेरिकन थी, अपने जो गॉथम और पेनीवर्थ टीवी शोज़ हैं उनके प्रोड्यूसर्स ही इसमें थे। और फिर अभी चौथी कॉर्बिन बर्न्स और एरन डगलस की फिल्म है वेब ऑफ लाइफ, वो मैंने डायरेक्ट करी। वो शूट हो गई, एडिट हो रही है, इस साल के अंत तक रिलीज़ होगी। रिलीज होने वाली है। बॉलीवुड में हालांकि आपने काम नहीं किया, लेकिन अगर हम टेक्निक की बात करें तो बॉलीवुड हॉलीवुड से काफ़ी पीछे है और हम उन्हीं की मूवीज़ को कॉपी कर रहे हैं। इसकी वजह क्या, कितना ये जो गैप आपको लग रहा है कम हो पाएगा, कभी होगा दूर या नहीं हो पाएगा? गैप हम सिर्फ कॉपी ही करते रहेंगे मूवीज़। बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है लेकिन गैप डेफिनेटली कम होगा। और गैप दो चीज़ों का, आपने कहा कहानी और आपने कहा टेक्निक। तो टेक्निकल जो पीछे होना वो ज़्यादा कारण फाइनेंशियल है उसका, क्योंकि अगर बड़े इक्विपमेंट्स या बहुत कॉम्प्लिकेटेड CGI या VFX या कुछ अलग तरह के कैमरे, क्रेन्स हो गई, ये जो चीज़ें ये महंगी होती हैं बहुत। तो हॉलीवुड की इन जनरल बजट और उनके रेवेन्यू बहुत ऊपर हैं, क्योंकि डॉलर की करेंसी है, अमेरिकन लैंड पे, सॉइल पे सारी मूवीज़ बन रही हैं। तो एक तो फाइनेंस वाली बात होगी, हम उतना खर्चा नहीं कर पाते। तो इस वजह से टेक्निकली हमें उनकी मिशन इम्पॉसिबल को हम बराबर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेक्निकली वो इतना खर्चा कर देते हैं एक एक शॉट पे जिसमें हमारी पूरी पिक्चर बन जाए। इतने खर्चे उनके छोटे छोटे सीन्स पे होते हैं। प्लेन ही हायर कर लेंगे हम, बॉलीवुड में क्या पहले सोचेंगे कि यार प्लेन है VFX कर दो, एरोप्लेन को, या हेलीकॉप्टर VFX कर दो। वहाँ डायरेक्टर पहले सोचेंगे कि नहीं नहीं प्लेन तो क्या हम रेंट करेंगे। तो बजट का फ़र्क पड़ता है। लेकिन दूसरा आस्पेक्ट है स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग में एक मैं फ़र्क ज़रूर देखता हूँ कि हॉलीवुड में थोड़ा इंडिपेंडेंट थिंकिंग और एक्सप्लोरेटिव है। घबराते नहीं है ऐसी कहानी लिखने से जो कहीं ना चले, मतलब, और क्योंकि देखने वाली ऑडियंस भी वैसी है, वो चाहते हैं कि यार कुछ नया लाओ, ये तो पहले ही देख लिया था। हमारे यहाँ थोड़ा स्क्रीन राइटिंग में अभी भी पहले क्या चला है वही देख लेंगे और वही पैटर्न चलता रहेगा। और अगर कुछ नया करना भी है तो फिर होगा कि यार हॉलीवुड से कॉपी कर लो कि वहाँ ऑलरेडी चला हुआ था वो, तो उन्हें रिस्क नहीं ले रहे हैं। नॉट कि लिखना नहीं आता या पीछे हैं, रिस्क उस तरह से फाइनेंशियल रिस्क ले नहीं पाते। अगेन रीज़न फाइनेंशियल हो सकता है, क्योंकि इन जनरल उतनी प्रॉस्परस इंडस्ट्री शायद फाइनेंशियली ना हो। तो पहला ये होता है कि फिल्म चला लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉलीवुड में क्योंकि थोड़ी शायद इंडस्ट्री रिच है तो रिस्क लेने में डरते नहीं है, तो फिर हर साल आधी पिक्चर एकदम नहीं होती है कि जो पहले कभी बनी नहीं है। तो शायद ये डिफरेंस रहता है। अच्छा, हम लोगों के अंदर जो इंडियन लोग हैं, हॉलीवुड मूवीज़ का क्रेज़ बहुत रहता है, देखते हैं जो भी मूवी रिलीज हो रही है हम लोग देखते हैं। लेकिन वहाँ फॉरेन कंट्रीज़ में वहाँ बॉलीवुड मूवीज़ का कुछ है क्रेज़? फॉरेन कंट्रीज़ में बिल्कुल है बॉलीवुड मूवीज़ का क्रेज़, और स्पेशली जो ऑथेंटिकली भारतीय लगे ना पिक्चर है उनका ज़्यादा क्रेज़ है। तो फॉर एग्जांपल संजय लीला भंसाली हैं, तो अगर वहाँ कोई बाजीराव मस्तानी या पद्मावत देखता है तो वो जेन्युइनली दे आर डेजल से हो रखे होते हैं कि ये क्या है, क्योंकि इंडियन क्लासिकल डांस, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, आर्किटेक्चर, कलर स्कीम्स, कपड़े, इन सब की बिल्कुल एपिटोम होती है मूवी। तो वो देखने में उन्हें वैसा ही मज़ा आता है शायद जैसा हमें लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या मैट्रिक्स देखने में आता है, क्योंकि वो उनका बेस्ट है तो ये हमारा बेस्ट है। तो इस सेक्शन में बॉलीवुड का बहुत क्रेज़ रहता है कि फिर कोई बिल्कुल इंडी मूवी हो असम की या गुजरात की या साउथ की तो अच्छी लगती है। बाकी तो क्लीशे जो बॉलीवुड का नाम है तो क्लीशे मूवीज़ का वो रहता है कि हाँ ये तो नाच गाने वाली पिक्चर है, म्यूजिकल नंबर्स है। लेकिन जो ऐसे नीश है उनका बड़ा रहता है, या सत्यजीत रे जैसे डायरेक्टर हैं तो बहुत फॉलो करते हैं लोग। अच्छा, जैसे अभी आप बता रहे थे कि आपने मूवी स्क्रिप्ट भी लिखी आपने, तो डायरेक्शन करते करते स्क्रिप्ट कैसे आगे जाके ऐसा ही कुछ करना है?
तो स्क्रिप्ट राइटिंग, नेचुरली डायरेक्टर हूँ तो स्क्रिप्ट राइटिंग मेरी स्ट्रेंथ नहीं है वो, मतलब इट्स नॉट समथिंग कि वो मैं फुल टाइम करना चाहूँगा। लेकिन डायरेक्टर हूँ तो कहानियाँ तो सूझती हैं, लेकिन क्या होता है कहानी सूझना एक साइड होगी, स्क्रिप्ट लिखना एक होगी। तो अभी भी मेरे सारे पिच में या आगे भी जब मैं कुछ लिखता हूँ, मेरा कोशिश यही रहती है कि कहानी मैं लिख दूँ लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग कोई और करे। तो अभी भी जो मैं शोज़ पिच कर रहा हूँ उसमें अल्टीमेटली यही होगा कि स्क्रिप्ट राइटर्स ऑन बोर्ड आएंगे, ताकि मैं मेरा फोकस डायरेक्शन पे ले आऊँ, क्योंकि बीइंग अ डायरेक्टर आई एम अ मोर विजुअल पर्सन, तो मुझे विजुअली ज़्यादा दिखता है, मैं शायद इतने लिख ना पाऊँ पैराग्राफ्स। तो हाँ, स्क्रिप्ट राइटिंग डेफिनेटली एक करियर पाथ नहीं है, लेकिन कहानी सूझती है तो उतना मैं कर लेता हूँ कि यार ये कहानी होनी चाहिए, फिर राइटर इसको ले लें आगे। जी, आपने अपनी कंपनी भी बनाई है, जयपुर बेस्ड है आपकी कंपनी? जी, मेरी जयपुर बेस्ड कंपनी है, मिथ्रास्पेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम है। मिथ्रास्पेक्ट एक ब्रांड नेम मैंने उसका बना रखा है, और वहाँ जो भी मूवी करता हूँ, शॉर्ट हो फीचर हो, कोशिश करता हूँ कि मेरी कंपनी कैसे ना कैसे इन्वॉल्व रहे। कहीं कहीं ये मैं कर लेता हूँ कि मेरे को फ़ी कम दे दो, मेरी कंपनी का नाम जोड़ दो, लेकिन पिक्चर में एक छोटा सा प्रोड्यूसर ऐसा ही बना दो, ताकि उस कंपनी के पोर्टफोलियो पे हॉलीवुड के बाहर की मूवीज़ रहेंगी। क्योंकि जब मैं यहाँ फिल्म करता हूँ, जैसे नोमैड रिवर मेरी जो फीचर है वो मैंने यहाँ फिल्म करी, तो अब ये इसका कारण नहीं पता, लेकिन मुझे हमेशा रहता है अगर जयपुर में मैं जयपुर का हूँ और मैं भारत में कुछ फिल्म कर रहा हूँ तो उसका हेडक्वार्टर जयपुर हो। अगर शूट जयपुर में तो मुंबई से मैं एक भी जाना ना लाऊं, जो लोग हों वो राजस्थान के हों, जयपुर के हों या उत्तर भारत के हों। तो ये पता नहीं क्यों है, नॉट बिकॉज एनी कोई वो नहीं है कि मुंबई से मुझे कोई नहीं चाहिए, लेकिन एक अच्छा लगता है कि मेरे शहर के लोग हैं, जिस शहर में आप रह रहे हैं वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हमारी जैसे नोमैड रिवर की टीम है, गौरव भट्ट वो भी जयपुर के हैं, हिरेन पंड्या राजस्थान के उदयपुर के हैं, अब जयपुर रहते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि हमेशा जयपुर के लोगों के साथ काम करूँ, क्रू भी यहाँ का हो, तो कंपनी भी जयपुर बेस्ड है। अरे इस मूवी के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए, अगर आप स्टार कास्ट में से आपने बताई है, कुछ लोग यहाँ के भी हैं, बाकी हॉलीवुड वाले, और थोड़ा सा इसकी शूटिंग किस तरह से हुई, कहाँ हुई है स्टोरी में? जी जी, तो नोमैड रिवर बेसिकली 4 पैरेलल कहानियाँ हैं। पहली है एक वेनेजुएला की लड़की है एड्रियाना, जो भारत में आती है, और पीछे एड्रियाना के देश में वेनेजुएला में फाइनेंशियल कोलैप्स हो जाता है 2017 का, तो वो घर नहीं जा सकती वापस, तो भारत का उसको वीज़ा एक्सटेंड कराना है। तो वो सदगुरु की रैली फॉर रिवर जो थी ईशा फाउंडेशन की, वो ज्वाइन कर ली ताकि वीज़ा मिल जाए। अब ये क्या है, रैली फॉर रिवर रियल घटना है, सच में हुई है। एड्रियाना की कहानी मैंने फिक्शनल बना दी कि वेनेजुएला में कोलैप्स हो गया तो वो वीज़ा के लिए रुक गई, ये मैंने फिक्शनल बना दिया। तो एक कहानी है कि वो रैली के साथ ट्रैवल करती है और भारत में वो वही प्रॉब्लम्स देख रही है, जो समस्याएं देख रही है जो वेनेजुएला में है। तो उसे लगता है यार मेरा देश तो कोलैप्स हो गया, कहीं ये नहीं हो जाए, और ये नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। तो इसके दोनों हैं, इसके डेंजर्स भी हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सुधारनी ज़रूरी है, और ये भी है कि ये क्यों नहीं कोलैप्स होता, इतने टाइम तक कैसी संस्कृति चलती है यहाँ की। दूसरी कहानी एक लड़की की, कंकना, जो हॉलीवुड में एक्ट्रेस है, उसे एक रोल मिला है शास्त्रीय संगीतकार का, सिंगर का। तो शास्त्रीय संगीत सीखने अपने रोल के लिए पंडित कृष्ण मोहन भट्ट के यहाँ स्टूडेंट बन के आ जाती है। तो पंडित भट्ट को बताती नहीं कि वो एक्चुअली एक्ट्रेस है, उनको बोलती है तुम्हें संगीत ही सीखना है, क्योंकि नहीं तो पढ़ा ही नहीं किसी को ऐसे कैजुअली। दूसरी कहानी ये है। तीसरी कहानी एक स्वीपर की, अपना जो झाड़ू वाले होते हैं रोड के, सूरज नाम का लड़का है, कठपुतली नगर बस्ती में रहता है, उसकी कहानी है तीसरी। और चौथी है एक न्यूज़ रिपोर्टर की जो एड्रियाना के साथ चल रहा है, और वो टिपिकल एक जयपुर से शहर में पला बड़ा लड़का है, तो उसने वो भारत देखा ही नहीं जो सच में भारत है, वो भारत को खाली न्यूज़ रूम से जानता है, अपनी टीवी पे क्या देखा है। एड्रियाना के साथ किसी विदेशी के साथ उसे रियल इंडिया समझ आ रहा है इन अभी। तो इन 4 लोगों की पैरेलल कहानी है, और काइंड ऑफ केमियो या गेस्ट अपीयरेंस में बोल रहे हैं, या वो सदगुरु खुद हैं मूवी में, और पंडित भट्ट हैं। तो ऐसी पूरी है, गौरव भट्ट का संगीत है। तो एक कल्चरल ड्रामा है, इसको मैं डॉक्यू फिक्शन बोलेंगे टेक्निकली, क्योंकि सूरज सही में एक स्ट्रीट स्वीपर है, सच में कठपुतली नगर में रहता है, हमारे घर के और स्ट्रीट्स पे झाड़ू लगाता है, लेकिन उसकी कहानी में मैंने थोड़ी सी मसाला ऐड कर दिया ताकि देखने में मजा आए। तो डॉक्यू फिक्शन इसलिए क्योंकि वैसे तो रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं जैसे डॉक्यूमेंट्री, लेकिन फिक्शन क्योंकि कंकना की कहानी में थोड़ा सा मनगढ़ंत एक पटकथा है, सेम सूरज में है, रवि में है और एड्रियाना में है। तो ऐसी कहानी है। कब देख सकते हैं हमारे दर्शकों के पास, कब देखने को मिलने वाली? तो जल्द ही आनी चाहिए, मैं ये कहूँगा, क्योंकि यूएस में, यूरोप में ऑलरेडी मूवी रिलीज है। अमेजॉन इंडिया में अभी बात हो रही है, मेरा सेंसर का काम हो गया, क्योंकि भारत में सेंसर सर्टिफिकेट लगता है, तो वो मैंने अभी क्लियर कर लिया है। तो होपफुली इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स द फिल्म शुड बी आउट हियर इन इंडिया। आपने इतने सारे प्रोजेक्ट हॉलीवुड में किए हैं, तो अगर मैं कहूँ कि सबसे टफ किसके साथ आपको लगता है, किसी कोई ऐसा था, स्टार कास्ट ऐसी रही जिसके साथ काम करना काफ़ी मुश्किल रहा? जी, दो थे, तो और बड़े अलग अलग तरीके से। तो ट्रांसफरेंस जो मेरी मूवी है, इट्स साइकोलॉजिकल थ्रिलर, एटलांटा में सेट है। तो उसमें 2 कैरेक्टर्स जो बच्चे हैं छोटे, तो फैमिली की स्टोरी है, हॉरर स्टोरी है, टिपिकल एक हॉरर जो मूवीज़ होती हैं वैसी। तो 2 छोटे बच्चे हैं, तो एक 7-8 साल का और एक 11 लड़की थी और 11 साल का लड़का था। तो छोटे बच्चों को हैंडल करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, वो भी दूसरी भाषा में, उनका कल्चर अलग सा अलग, तो वो बड़ा ट्रिकी था और मज़ा आया करने में, मूवी अच्छी बनी।
एंड सेकंड वाज डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन ये जो वेब ऑफ लाइफ मूवी मैंने करी जो रिलीज़ होने वाली, तो कॉर्बिन बर्नसन काफ़ी बड़ा नाम है वहाँ पे वेस्ट में, सब जानते हैं, और उनके बारे में सबको पता है कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बड़े एडमेंट से एक्टर हैं। तो जब मैं सेट पे गया था तो मुझे सुबह से बता रखा था कि कॉर्बिन अगले 3 दिन साथ में है, ढंग से रहना, ढंग से बात करना, उनको चिढ़ाना मत, उनको खाली मत बैठने देना। ये मेरे लिए बड़ा अच्छा था, लेकिन कि मतलब बहुत बड़े स्तर के एक्टर हैं, तो जितने बड़े एक्टर होते हैं उनको रहते हैं कि यार अगर मेरे को सेट पे 10 घंटे बुलाया ना, मेरे को खाली मत बिठाओ, खाली बिठाया तो मैं पूछूंगा फिर 9 घंटे बुलाते हैं, खाली क्यों छोड़ रखा है मुझे। तो फिर उनके हिसाब से शेड्यूल की, ऐसा कहीं नहीं हो कि 1 मिनट भी कॉर्बिन खाली बैठे हुए। लंच ब्रेक उनको आधे घंटे का दिया है तो आधे घंटे में वो आ जाते थे वापस कि अच्छा अब क्या करूँ। और अगर बाकी क्रू का नहीं हुआ तो उनकी चिड़चिड़ होने लगती थी कि अरे मैं तो फ्री बैठा हूँ, ये क्या मतलब हुआ। तो ये हैंडल करना बड़ा अच्छा अनुभव था, उनसे सीखने को भी बहुत मिला, और एक स्ट्रिक्ट एक्टर क्या होते हैं ये जानने को मिला। तो दैट वाज अ बिट ऑफ अ चैलेंज। फर्स्ट जो शॉर्ट मूवी आपने बनाई थी कांस में गई, उसके बाद कोई और मूवी इस तरह की कि आप फुल फेस्टिवल में आपने सोचा कुछ और भी भेजा जाए उसके बाद? तो कुछ गई, जैसे एक सिंगुलैरिटी नाम की फिल्म थी, कंकना उसमें लीड थी, सोलो एक्टर हैं। सिंगुलैरिटी बहुत फेस्टिवल्स में चली, ऐसे 15-20 अच्छे अवार्ड्स हैं। फिर जो अ टच ऑफ ऑरोरा मेरी एक पोर्चुगीज़ मूवी थी, ब्राज़ीलियन एक्ट्रेस जो थाइला आयाला उसमें है, तो 2 विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की लव स्टोरी है शॉर्ट फिल्म में, लेकिन बहुत जगह चली, कुछ 51 नॉमिनेशंस, 22-23 अवार्ड्स, बहुत जगह स्क्रीन हुई। ब्राज़ील की सरकार ने उसे कई जगह गवर्नमेंट की बिहाफ पे स्क्रीन किया, तो वो अच्छी चली एक। फिर ये जो कोरियन मूवी थी मेरी, फीचर फिल्म थी, उसको कोरियन कल्चरल एकेडमी अवार्ड होता है, तो 26 जो था वो उसे लॉस एंजलिस में मिला था। तो ऐसे अवार्ड्स मैं भेजता रहता हूँ, लेकिन अब फीचर फिल्म में क्या रहता है, अगर प्रोड्यूसर बनाते हैं उनका अगर फाइनेंशियल एम हो तो पहले चाहते हैं कि रिलीज़ हो जाए, तो नेचुरली तब से डायरेक्ट रिलीज़ ही हो रही है। लेकिन इच्छा तो है कि वापस फेस्टिवल सर्किट करने को मिले, मे बी विद द नेक्स्ट मूवी। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हमारा इंडिया का जो टैलेंट है या इंडिया का जो ब्रेन है उसकी इम्पोर्टेंस या वैल्यू जो है उसको बाहर आउट ऑफ कंट्री ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ज़्यादा पूछा जाता है, यहाँ उसको टैलेंट वेस्ट हो जाता है? या मतलब एक हाँ, मैं समझ रहा हूँ मैं क्वेश्चन में, और मतलब इसको बिल्कुल मैं बेसिक पे लाके मैं खुद के एग्जांपल से बताना चाहूँगा। शायद टैलेंट की वो है या नहीं ऐसे ना पुट करके, मैंने जो मेरे केस में नोट किया कि जब यूएस में मैं काम ढूंढ रहा था स्कूल के बाद, या जब मेरी मैनेजर मुझे मिली, क्योंकि मैनेजर लगती डायरेक्टर को एक लगती जो भी, यू नीड अ एजेंट, वो मिले या मूवीज़ मिली, कभी ये नहीं पूछा गया मैं कहाँ से आ रहा हूँ या किसको जानता हूँ या मेरी कोई जैक है या नहीं, या कोई फ़ोन लगवा दे। हर जगह मैं काम क्या करता हूँ इस पे था। और यहाँ मैं जब मुंबई जा रहा था या और भी कुछ, ये बहुत जगह आता है कि मुझे कहीं से मैं कहलवा देता हूँ या फ़ोन करवा देता हूँ। तो ये थोड़ी सी टेंडेंसी में फ़र्क है, उससे शायद बहुत सारी चीज़ें बॉटल नेक में फंस जाती हैं। और फिर अगर कोई बहुत हो भी क्रिएटिव हो, टैलेंटेड हो, पहले ही वो होते हैं यार क्या करना है पढ़ के, क्योंकि कल को तो मुझे जैक लगवानी पड़ेगी, फ़ोन करवाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा कम हो तो अच्छा होगा। ये मुझे डिफरेंस ज़रूर दिखा, क्योंकि अभी भी जो मूवीज़ मिली मुझे, वैसे मैं भारतीय हूँ, मेरा एक्सेंट अमेरिकन का नहीं है, तो उनको भी दिखता है कि इसको इतना अमेरिका नहीं समझता होगा, फिर भी काम दे देते हैं। तो कारण है कि उनको पिछला काम अच्छा लगा, इसलिए नहीं कि मैं किसी का रिश्तेदार हूँ या किसी का कुछ हूँ। तो ये फ़र्क मुझे दिखता है जी। अगर आपको बॉलीवुड में काम मिलता है, कोई मौका मिलता है, तो क्या आप करना पसंद करेंगे? बिल्कुल करना पसंद करूँगा। भारत की इंडस्ट्री मेरी हमारी खुद की है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जयपुर में हो वो, और शूट भी यहाँ हो, और मुझे बॉलीवुड ना बोलूँ वो इंडियन सिनेमा, हिंदी सिनेमा बोलूँ, और जयपुर में पूरा करूँ प्रोडक्शन। ये मेरी ज़रूर इच्छा है। मैं खुद म्यूजिशियन हूँ तो मुझे उसमें गाने भी चाहिए। बस मेरा एक ड्रॉबैक है, मेरे को डांस समझ नहीं आता। तो मैं अभी भी बहुत रिस्पेक्ट से देखता हूँ कि बॉलीवुड के डायरेक्टर जब मूवी के बीच में डांसेस डालते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कई बार, तो वो मुझे बिल्कुल नहीं आता है, तो वो मेरी मूवी में पक्का नहीं होगा। आप जयपुर बेस्ड आपकी जो मूवीज़ में काम आप बना रहे हैं, ये जयपुर में शूटिंग कर रहे हैं, जयपुर बेस्ड आर्टिस्ट को आप लेते हैं, तो आपको ये नहीं लगता, और जयपुर से ही आप, तो कि राजस्थानी मूवी भी आप कर सकते हैं, या कोई ऐसा कोई प्लानिंग है आपकी? जी, मेरी राजस्थान बेस मेरी फिल्म्स करने की इच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जोग्राफिकली बहुत सुंदर जगहें दिखाने के लिए, खुद जयपुर जैसा है या जोधपुर है या गांव है पुराने, या आपके मंडोर की रूइंस हैं, ब्यूटीफुल स्टोरीज कैन बी डन। मतलब दे कैन बी सेट इन 1100 AD या 1200 सदी की या 1300 की कहानियाँ हो सकती हैं। राजस्थान में बहुत घटनाएं हुई हैं जो यहाँ की लोकल हैं। मतलब इनफैक्ट जो हम भारत में बोलते हैं आक्रमण हुए थे एक समय 1100 में 1200 में, बहुत सारे हुए थे, वो सब कहाँ हुए? यहीं तो हुए थे। जब खैबर पास से लोग अंदर आए तो इधर आए, तो यहाँ बहुत सारी मार्मिक कहानियाँ पुरानी गाँवों की होंगी, छोटी छोटी चीज़ें होंगी। तो मेरी इच्छा है कभी करने की। मारवाड़ी मुझे इतनी बोलनी नहीं आती, क्योंकि वैसे मैं मराठी हूँ, मेरा परिवार है महाराष्ट्र का, लेकिन दादी जी मेरी डॉक्टर थी जोधपुर में, तो मेरे पापा का जन्म जोधपुर का है, मैं जयपुर का हूँ।
तो वैसे कहने के लिए राजस्थानी है, तो इसलिए मारवाड़ी में बोल नहीं पाता, लेकिन तो हिंदी तो मेरी अच्छी फ्लुएंट है, तो इसलिए मुझे राजस्थानी ऑफ हिंदी करने की बहुत इच्छा है, एंड होपफुली आई कैन डू समथिंग। इंडिया हिंदी की हम लोग की बॉलीवुड की जो मूवीज़ है ऑस्कर जाती तो है, लेकिन हम लेकर नहीं आ पाते। क्या कमी है ऐसी, क्यों नहीं पहुंच पा रहे? कुछ एक मूवीज़ को छोड़ दें तो आई थिंक एक तो मतलब ऑस्कर अच्छा ही है, मतलब मैं खुद वहाँ काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए भी वो है, बढ़िया है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा महत्व हो जाता है कई बार, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हम खुद इतनी बड़ी इंडस्ट्री और बाय वॉल्यूम हॉलीवुड से बड़े हैं, तो उनका ऑस्कर का फॉरेन कैटेगरी का टैग मिले ही, ये कंपल्शन नहीं हो तो भी चलेगा, एक मुझे ये बात लगती है। दूसरा, मूवीज़ क्यों नहीं हो पाती, शायद क्योंकि ऑस्कर में जब फॉरेन कैटेगरी की लिस्ट बनती है कि वो जो 6-7 जो भी नॉमिनेट होती हैं बाहर से आई हुई फिल्में उस फॉरेन कैटेगरी में, वो सारी ना बहुत एक्सपेरिमेंटल और नई होती हैं। जैसे आप कोई भी कोरियन मूवी पैरासाइट देख लीजिए, एकदम नया आइडिया है, मतलब पैरासाइट देख के ऐसा लगता है अरे सूझा कैसे इसको कि ये बनाना है। तो अपनी वो मूवीज़ में रहता है कि जैसे हमने पहले बोला कि थोड़ी कमर्शियल माइंडसेट रहता है कि मूवी चल जाए, ये इंपॉर्टेंट है, तो एक्सपेरिमेंट नहीं करते ज़्यादा, शायद ये कारण रहता होगा कि कोरिया की या इजराइल की मूवीज़ जीत जाती है वहाँ पे जाके, क्योंकि नहीं होती हैं एकदम, कभी किसी ने देखा नहीं होता ऐसा। अब आगे कोई और फ्यूचर प्लान्स आपके क्या है? कोई नए प्रोजेक्ट और लेकर आने वाले हो आप, उसके बारे में बता रहे हैं? तो अभी 2 मेरे अपकमिंग हैं। एक है, मैंने टीवी सीरीज मिनी सीरीज़ लिखी। मिनी सीरीज़ मतलब एक ही सीज़न होगा, 9 एपिसोड होंगे। तो जो ईगल्स के गिटारिस्ट हैं जो वॉल्श, उनकी फैमिली के लेटर्स हैं उनके दादा दादी के बीच लिखे हुए वर्ल्ड वॉर के समय के। तो दादी जी उनकी थी, वो दादी जो थी वो इलिनॉय में थी, ग्रैंडफादर वाज इन द वॉर इन फ्रांस। तो उनकी चिट्ठियों पे आधारित कहानी है। तो 1944 की एकदम एक इमोशनल हस्बैंड वाइफ की लव स्टोरी है, बट एट द बैकड्रॉप ऑफ कि अमेरिका में रूजवेल्ट के इलेक्शन चल रहे हैं, वॉर टाइम इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही है, फूड शॉर्टेज है, वहाँ पे जर्मनी को हराया जा रहा है। तो इस सारी वायलेंट सी पटकथा में एक ये लव स्टोरी ये हमने लिखी है। इस पे मेरी कहानी बन के तैयार है, इसकी पिचिंग हो रही है अभी। और दूसरी एक फिल्म है जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं कर रहा। तो वो जयपुर में ही शूट होगी, साइंस फिक्शन मूवी है। जयपुर के डायरेक्टर हैं हर्षदीप सिंह गिल, वो डायरेक्ट करेंगे। तो उस पे काम कर रहा हूँ, तो शायद इस साल के अंत तक उसका शूट हो। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स मेरे चल रहे हैं। और तीसरी कॉर्बिन बर्सन वाली मूवी है, उसका एडिट चल रहा है, तो वो इस साल के एंड तक रिलीज़ हो जाएगी, तो उसके काम में लगा हुआ। ये 3 है। स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर क्यों फिर आपने, मतलब क्या क्या करना चाहते हैं आप, ये बताइए। नहीं, शायद ना डायरेक्शन करते करते प्रोड्यूसिंग आ ही जाती है, कि प्रोड्यूसिंग मतलब सारा मैनेज करना हो गया। आप तो जानते हैं चैनल में, न्यूज़ चैनल में जैसा होता है, जो प्रोड्यूसर का एक होता है, ऑलमोस्ट वैसा ही फिल्म सेट पे। तो स्पेशली इंडी मूवीज़ जो नोमैड रिवर है, पहले की शॉर्ट फिल्म, खुद ही लिख के खुद ही डायरेक्ट कर रहे हो, तो उसमें क्या है, डायरेक्ट और लिखने के बीच की जो स्टेज है प्रोड्यूसिंग, वो खुद को करनी पड़ती है। मतलब एक्टर लाना, कौन कास्टिंग ठीक है, कंपोजर कौन हुआ, गाने, बजट और सारा। तो वो इंडी मूवीज़ फीचर और शॉर्ट दोनों बना बना के प्रोड्यूसिंग आ गई। तो अब मुझे प्रोड्यूसिंग के ऑफ़र ऐसे आने लगे हैं कि आप इसे हैंडल कर सकते हो। मुझे लगता है हाँ, मेरे को पता है क्या करना है। बस एक रहता है कि डायरेक्टर हूँ वैसे, तो इंस्टिंक्ट होती है अंदर से कि डायरेक्टर के बीच बीच में करूँ जाके कि नहीं तू ये मत कर, बहुत मो कर। तो उसमें मुझे खुद को एक लाइन ड्रॉ करने की, ना कहाँ तक मुझे बोलना और कहाँ मुझे अगले को काम करने देना, और मैं पीछे हट जाऊँ। नहीं तो हर सकता है यार ये ऐसे नहीं, ऐसे भी कर सकते। तो यहाँ ये रहता है। हाँ, एक और प्रोजेक्ट मैं बताना भूल गया, एक डॉक्यूमेंट्री है, पिंक बेल्ट नाम है। अमेरिकन डायरेक्टर हैं जॉन मैकराइट, उन्होंने डायरेक्ट की है। आगरा में फिल्म हुई है, थोड़ा सा पार्ट यूएस में हुआ है, वुमेन एम्पावरमेंट सब्जेक्ट पे है। 2021 में शूट हुआ था, उस पर भी हम प्रोड्यूसर हो। तो वो भी हमारी इस साल में मार्च तक एडिटिंग खत्म हो जाएगी, तो हम एम कर रहे हैं अगस्त से सितंबर तक हम रिलीज़ करेंगे। तो आपके होते हम ये मान सकते हैं कि हमें हॉलीवुड की जो मूवीज उसमें डांस, नाचना, गाना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी आजकल, कभी आने वाले? डांस का मुझे पक्का नहीं पता, कि मैं खुद कम समझता हूँ डांस, और फिल्म के बीच में डांस में थोड़ा मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। अच्छा है, मैं दूसरों के, संजय लीला भंसाली के मैं देख सकता हूँ, उनके होना ही चाहिए, नहीं तो मैं मूवी नहीं देखूंगा, लेकिन मैं खुद डायरेक्ट नहीं करना पसंद करता। गाने पक्का होंगे, शास्त्रीय संगीत मुझे पसंद है भारत का, तो मेरी मूवीज़ में डेफिनेटली मेरी इच्छा होगी हर मूवी में मैं शास्त्रीय संगीत का कुछ ना कुछ तो रखूँ, कहीं भी बने वो, यहाँ या हॉलीवुड में। जी। अब मुझे थोड़ा सा आपकी फैमिली के बारे में, आपकी एजुकेशन, हालांकि जयपुर से हुई है, बाकी वो सब चीज़ें बताइए आपकी। जयपुर में ही, मतलब मेरी स्कूलिंग महावीर पब्लिक स्कूल से हुई थी जयपुर में। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी JECRC से, बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 2011 का मैं पास आउट हूँ। 2 साल मैंने भारत में ही काम करा। तो एक द्वारका जेम्स करके ज्वेलरी कंपनी है, वहाँ पे मैं ब्रांडिंग देखता था उनकी। और उस समय बीजेपी का IT सेल में सोशल मीडिया संभालता था। जी, आपसे ये सवाल करने वाली थी मैं। जी। तो बीजेपी का IT सेल मैंने 1.5 साल, जो 2013 का इलेक्शन था उसके इलेक्शन तक का मैंने सोशल मीडिया वाला पार्ट मैंने संभाला IT सेल के अंदर।
फिर उसके बाद 2013 दिसंबर में मेरा एडमिशन हो गया, 14 जनवरी में मैं यूएस चला गया। तो आगे फिर वहीं था, पढ़ा और मूवीज़ मुझे मैंने भी सारा बताया। मेरे माता पिता यहाँ रहते हैं, मैं आई एम अ सिंगल चाइल्ड, तो मैं ही हूँ घर में, तो हम 3 लोग ही हैं मेनली। दादी जी पास्ड अवे कपल ऑफ ईयर्स अगो, नहीं तो तब तक दादी जी भी थी। दादी जी वैसे जोधपुर की हैं, पापा जोधपुर के हैं। मेरी शादी हुई 2018 में, मेरी वाइफ इंदौर की है, मानसी नाम है उसका। तो अब वो मेरे साथ एलए में है, शी वर्क्स देयर। अभी साथ में आई हुई है, जयपुर हूँ। तो बचपन क्योंकि आपका यहीं बीता है, तो वो जो दोस्ती थी, बचपन की जो दोस्ती होती है, दोस्ती तो वही कहते हैं जहाँ तक मैं मान के चलती हूँ, मिस करते हैं सब चीज़ों को? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे सारे दोस्त मतलब स्कूल के या कॉलेज के जयपुर के ही हैं बहुत सारे। तो जयपुर का बहुत बड़ा नॉस्टैल्जिया है मेरे ऊपर। पूरी अपब्रिंगिंग यहाँ पे, दोस्त यहाँ पे, तो डेफिनेटली बहुत मिस करता हूँ। तो जयपुर आके कनेक्ट है मेरा सबसे, तो आता हूँ तो मिलता हूँ, बिल्कुल रहता है। फ्री टाइम किस तरह से स्पेंड करते हैं, कभी मिलता है फ्री टाइम? फ्री टाइम मिल जाता है बिल्कुल। मेरा फ्री टाइम बाहर होता हूँ तो मेरा फ्री टाइम हाइकिंग में बहुत जाता है, पहाड़ चढ़ना, या मतलब ये मुझे ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत पसंद है, तो हाइकिंग में जाता है। नहीं तो म्यूज़िक में जाता है, तो मैं खुद पियानो बजाता हूँ या गिटार बजाता हूँ, तो वो कर लेता हूँ। या यहाँ पे मेरे काफ़ी दोस्त खुद म्यूजिशियंस हैं, तो हमारा अभी भी हम लोग बैठ के बैंड की तरह है। तो फ्री हुए जैसे रात को 8 बजने के बाद, 8 से लेकर 12 बजे तक गाने, तो ये रहती फ्री टाइम एक्टिविटी। बहुत कम टाइम में आपने सक्सेस जो हासिल की है, टचवुड, मैं चाहती हूँ ऐसे आप और भी ग्रो करते रहे। तो ये जो किस तरह से ये जो सीढ़ी है किस तरह से चढ़ी जाती है? क्योंकि लोग आजकल तो ये होता है ना, लोग चाहते हैं बहुत जल्दी से सक्सेस मिल जाए, शॉर्टकट की कोशिश भी रहती है। स्ट्रगल कई लोगों को कई लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, कुछ लोगों को नहीं करना पड़ता। तो वो स्ट्रगल किस तरह से फेस करें? डिफ़िकल्ट है, क्योंकि स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स की ऐसी कोई सेट पाथ नहीं है कि कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है। सबका बड़ा अपना मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मेरा जो है मेरा खुद का पर्सनली है। एक कोशिश करें कि जब भी काम मिल रहा हो ना, तो कोई भी काम मतलब मना नहीं करना। स्पेशली अगर मैं डायरेक्शन करने का और कोई कह रहा है मूवी डायरेक्ट करो, तो बिल्कुल सादी से सादी भी होना कि 2 लोग सोफे पे बैठ के बात कर रहे हैं, ये शॉर्ट फिल्म है 3 मिनट की, तो वो भी मना नहीं करता था कि बिल्कुल डायरेक्ट करूँगा। $50 दे दो और कम दे दो, 2 ही मत। कोई बोलते थे हमारे पैसे नहीं, हम खाना दे देंगे उस दिन का, वो भी बोलता था कि हाँ दो, लेकिन काम हमेशा करना है। तो फिल्म्स में एटलीस्ट मेरा रहता था कि डायरेक्ट करने को मिल रहा है तो हाँ बोलना ही है किसी भी हालत में। और दूसरा, खुद दिखते समय एक्सपेरिमेंट करने की मेरी आदत थी। और मतलब मैं नॉर्मली दूसरों को भी यही बोलता हूँ कि किसी को फिल्म्स में आना है, या अगर वो ऑलरेडी मीडिया में है, लेकिन कभी तो टाइम मिलता होगा ना वीकेंड पे, जहाँ उनके पास एक कैमरा है और फ्री समय, एक दिन खाली समय, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल चीज़ें बनाने की और शूट करने की कोशिश करें, या लिखने की कोशिश करें जो मेन स्ट्रीम की नहीं है, या वो इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि किसी और ने बनाई थी। तो उसमें से कहीं से रास्ता निकल जाता है, खुद की नीश मिल जाती है कि यार अच्छा इसमें से मुझे ये आता है करना। तो ये यूजुअली आई ट्राई टू स्टिक बाय दैट। अपने फैंस को, अपने दोस्तों को और हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या मैसेज अपनी तरफ जो भी आप देना चाहें? नहीं, मैसेज मोस्टली आई थिंक इट अप्लाइज टू एनी फील्ड, सेम थिंग आई सेड बिफोर कि नई चीज़ हमेशा ट्राई करनी चाहिए और बिना रिस्क लेके करनी चाहिए, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि बोलना इजी होता है कि नहीं रिस्क लो और नया ढूंढो और ये सब, तो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। स्पेशली फिल्म्स का लेके बोलूँ तो वीकेंड्स निकाल के करो अगर नया ट्राई करना है। तो जैसे मैं फिल्म्स के टाइम करता था कि पता था कि मैं फुल टाइम तो वो आईटी वाली जॉब या द्वारका में ब्रांडिंग की जॉब कर रहा हूँ आईटी सेल की, वो तो छोड़ नहीं सकता। तो अगर गाने करने या कुछ अटपटा ट्राई करना है, मैं वीकडे में करने लग जाऊँगा तो फिर अर्निंग कहाँ से आएगी या रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आएगी। तो वीकेंड पे ट्राई करना है, लेकिन ज़रूर जिस भी फील्ड में हो देयर शुड बी अ स्पेस फॉर एक्सपेरिमेंटिंग, देयर शुड बी टाइम फॉर कि खुद का कुछ नया ट्राई किया जो अलग सा लगता है। आई थिंक आदित्य, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम वेट कर रहे हैं कि आपकी मूवी जल्दी से रिलीज़ हो और हमें भी देखने का मौका मिले, और इसी तरह से आप ग्रो करते रहें और जयपुर का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। तो ये थी पत्रिका टीवी में हमारे साथ आदित्य ए. पटवर्धन, जिनका कहना है कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपने करियर में ग्रो करना है, तो एक्सपेरिमेंट करना ना भूलें और रिस्क लेने की आदत भी डालें। मेहनत करें तो सफलता ज़रूर मिलेगी। पत्रिका टीवी में फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।